वक्फ कानून में कौन जीता कौन हारा, सुप्रीम फैसला, अब बात इसकी करेंगे। सुप्रीम कोर्ट का जो बेंच ने जो तय किया है, ये हमारा लोकतंत्र के लिए भी बहुत अच्छा शुभ संकेत है। सरकार की साजिश और सरकार की मंशा पर माननीय उच्चतम न्यायालय ने बड़े पैमाने पर रोक लगा दी है, अंकुश लगा दी है। पारदर्शिता इतना सुंदर इस बिल में लाया गया है जिसमें दबे कुचले शोषित वंचित मुसलमानों को भी लाभ मिलेगा। तो वक्फ के पूरे सिस्टम में सुधार का फैसला हुआ है, संसद ने पास किया है, वो शुद्ध रूप से आस्था के संरक्षण और व्यवस्था के सुधार का है। जो कानून मोदी सरकार ने बनाया है, मोदी गवर्नमेंट ने बनाया है, एनडीए ने बनाया है, इससे वक्फ प्रॉपर्टीज का तहफ़्फ़ुज़ नहीं होगा, प्रोटेक्शन नहीं होगा। अब इस पर जो ज़मीनों पर कब्जा कर रखे हैं वो ज़मीनें मुक्त होंगी और उस पर यतीम खाने, स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, मस्जिद और मदरसे बनाए जाएंगे। नए मुसलमान जो कोई कन्वर्ट होकर मुस्लिम बनता है, 5 साल तक वो वक्त में नहीं कुछ कर सकते। जिस प्रकार से गरीब, परेशान, दबे हुए, कुचले हुए मुसलमानों के हक में ये फैसला है, ये एक बहुत ही बेहतरीन कदम है। अच्छा देखिए, खबर को बताने से पहले सीधी सी बात इस चीज को समझ लीजिए, वक्फ बाय यूजर बरकरार रहेगा। वक्फ बाय यूजर मतलब कागज तो दिखाने पड़ेंगे, सिर्फ यूजेज के हिसाब से कितने लंबे समय से इस कार्य के लिए इस्तेमाल हो रही है इसलिए वक्फ हो गई, ऐसा नहीं। जो पहले कानून में था वक्फ बाय यूजर, कागज तो दिखाने पड़ेंगे। देखिए, वक्फ कानून को लेकर अब मैं एक बार खबर आपको बता देता हूं। आज दोपहर 12 बजे जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया तब क्या हुआ, तो वक्फ कानून विरोधियों की बातें खिल गई। क्या कहा जाने लगा साहब कि सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के वक्फ कानून की एक तरह से धज्जियां उड़ा दी, ध्वस्त कर दिया, सारे सेक्शन को, कई मतलब सारे मुख्य जो बिंदु थे जिस पर विवाद था उसको खत्म कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को वक्फ कानून के खिलाफ बड़ी जीत बताया गया। लेकिन क्या हुआ, शाम आते आते कोर्ट ऑर्डर की कॉपी आ गई। कोर्ट ऑर्डर की कॉपी पढ़ने के बाद वक्फ कानून विरोधियों के लिए यह समझना थोड़ा मुश्किल हो गया है कि वो खुश हुए या दुखी। ये मैं नहीं कह रहा हूं, खुद ऑल इंडिया एमआईएम के अध्यक्ष असद ओवैसी क्या कह रहे हैं। असद ओवैसी ने कहा कि वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले से खुश नहीं है। अच्छा, कुछ लोग कह रहे हैं जीत हो गई, वक्फ पर जीत गए हम, मुस्लिम पक्ष या वक्फ कानून विरोधी पक्ष कह रहे हैं हम लोग जीत गए। ओवैसी साहब कह रहे हैं हम लोग फैसले से खुश नहीं है। ये तो हमें एक तरीके का शौक लग रहा है क्योंकि मुसलमानों को इस फैसले से कुछ नहीं मिला। क्योंकि सुबह कोर्ट के फैसले में जो बातें मुस्लिम पक्षकारों के पक्ष में दिखाई दे रही थी वो बातें वक्फ कानून के पक्ष में दिखाई देने लगी। कैसे, क्यों, अब सुनिए। मुस्लिम पक्ष के लिए सबसे बड़ा सो कॉल्ड झटका वक्फ बाय यूजर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है साहब, इसको समझ लीजिए, पूरा कानून समझ आ जाएगा। ये आप कह सकते हैं इसका दिल है इस कानून का। वक्फ बाय यूजर, इस कॉन्सेप्ट पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा किसी भी संपत्ति को वक्फ करने वाले व्यक्ति का संपत्ति पर स्वामित्व जरूरी है। स्वामित्व, पेपर्स। कोर्ट के इस आदेश का मतलब क्या है, उस तरफ चल भी रहा है। मतलब यह कि अब किसी भी संपत्ति को सिर्फ इस आधार पर वक्फ डिक्लेयर नहीं किया जा सकता कि वहां पर लंबे समय से धर्म के काम हो रहे हैं। वक्फ बाय यूजर मतलब यूजेज के हिसाब से वो वक्फ हो गया, ऐसा नहीं, आपको पेपर्स दिखाने पड़ेंगे। कोर्ट के इस फैसले में कहा गया कि वक्फ की किसी संपत्ति के कागजात, पेपर्स अगर नहीं हैं तो ऐसी संपत्ति को संदिग्ध माना जाएगा, वो संपत्ति जांच के दायरे में आएगी। ये सबसे बड़ी खबर है आज की, वक्फ बाय यूजर। ठीक, अब ये संपत्तियां कौन सी हैं? ये वो संपत्ति हैं जिसके कागज वक्फ बोर्ड के पास नहीं है। उनका कहना है कि ये इतने लंबे समय से वक्फ की है और यूजेज के हिसाब से धार्मिक कार्यों में इसका इस्तेमाल हो रहा है, इसलिए वक्फ है, पेपर्स नहीं है। लेकिन अब तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी वक्फ बाय यूजर को स्ट्राइक डाउन नहीं किया कि मतलब कागज तो दिखाने पड़ेंगे।
वक्फ बोर्ड ने वक्फ संपत्ति सिर्फ इस आधार पर बताता है कि उन संपत्तियों का लंबे समय से धार्मिक कार्यों के लिए किया जा रहा है इस्तेमाल। यानी वक्फ बोर्ड को अब किसी भी जमीन को वक्फ घोषित करने के लिए कागज दिखाने पड़ेंगे साहब, कागज तो दिखाने पड़ेंगे। वक्फ बाय यूजर पर सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला सिर्फ वक्फ बोर्ड पर एटम बम की तरह है, क्योंकि देश भर में आप जानते हैं जो इसके विरोधी हैं उन पर देश भर में 8 लाख वक्फ संपत्तियां हैं, जिनमें से आधी अनुमान के हिसाब से बताया जाता है 4 लाख से ज्यादा प्रॉपर्टियां वक्फ बाय यूजर के तौर पर रजिस्टर हैं, जिनकी स्क्रूटनी हो सकती है। वक्फ बाय यूजर पेपर्स, ये बात आज खुद सुप्रीम कोर्ट में मुस्लिम पक्ष के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कही। ये मैं अपनी तरफ से उन्होंने बताया कि वक्फ कानून से देश भर में वक्फ बोर्ड की 4 लाख से ज्यादा संपत्तियों पर खतरा पैदा हो गया है। मतलब कागज नहीं तो वक्फ नहीं, कागज तो दिखाने पड़ेंगे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से मुस्लिम पक्ष को कई बड़े झटके लगे हैं। जैसा ये अब ये भी मुस्लिम पक्ष की तरफ से असद ओवैसी या जो मुस्लिम इस्लामिक स्कॉलर हैं वो बता रहे हैं सब कि जैसे सुप्रीम कोर्ट ने अब क्या कहा जा रहा है कि उस प्रावधान पर रोक लगा दी जिसमें वक्फ बोर्ड सदस्य बनने के लिए कम से कम, मतलब डोनेट करने के लिए, इसमें जो डोनेट करनी होती है वक्फ को डोनेट करने के लिए या वक्फ बनाने के लिए कम से कम 5 साल तक इस्लाम प्रैक्टिस करने की शर्त रखी गई थी। कोर्ट ने यह भी कहा कि राज्य सरकार इसे लेकर स्पष्ट नियम जब तक नहीं बनाती हैं तब तक यह नियम लागू नहीं होगा। मतलब नियम बनने के बाद लागू होगा जब स्टेट गवर्नमेंट्स इसमें रूल्स नोटिफाई करेंगी, मतलब गेंद सरकार के पाले में। यही मुस्लिम पक्ष कह रहे हैं कि यह क्या बात हुई। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट ने उस प्रावधान पर रोक लगा दी है जिसमें कहा गया था कि कोई संपत्ति तभी वक्फ मानी जाएगी जब कलेक्टर रिपोर्ट दे, कलेक्टर का फैसला, तो वो संपत्ति अतिक्रमण नहीं है। जब ये रिपोर्ट कलेक्टर दे देगा तो वो वक्फ हो जाएगी कि वो सरकारी नहीं है। लेकिन किसी भी संपत्ति के सर्वे का अधिकार अभी भी किसके पास है? अभी भी कलेक्टर के पास है। कलेक्टर ही बताएगा कि दावे वाली संपत्ति सरकारी है, उस पर अतिक्रमण है या नहीं। नंबर 3, सुप्रीम कोर्ट ने यह तो कह दिया कि जहां तक संभव हो, जहां तक, अच्छा इसको बहुत ध्यान से समझिएगा, जहां तक संभव हो सीईओ वक्फ बोर्ड का मुस्लिम ही हो। जहां तक संभव हो वो सीईओ वक्फ बोर्ड का मुस्लिम ही हो। लेकिन जहां तक संभव शब्द ने यहां भी गेंद सरकार के पाले में डाल दी है। अब यही ओवैसी साहब और मुस्लिम जो इस्लामिक जानकार है वो कह रहे हैं कि सरकार तो ये कह सकती है साहब, जहां तक संभव सीईओ के लिए कोई योग्य मुस्लिम मिला ही नहीं, हम क्या करें, तो गैर मुसलमान भी सीईओ बन सकता है वक्फ बोर्ड का। ये विंडो ओपन रखी है, यही वजह है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद से खुशी मना रहे लोग फैसला पूरी तरह से पढ़ने के बाद थोड़े मायूस नजर आ रहे हैं। आज मुस्लिम पक्ष को पहला एक तरीके से आप कह सकते हैं जो उनके पक्ष में नहीं बताया जा रहा है, जब सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ कानून रद्द करने वाली मांग खारिज कर दी। पूरा कानून प से खत्म नहीं किया जाएगा, वक्फ कानून जारी रहेगा। इसलिए मैंने लिखा तेरी जीत मेरी जीत। हर कोई इसे अपनी जीत बता रहा है। सरकार भी कह रही है देखिए वक्फ कानून तो जारी है, उस पर रोक नहीं है, और दूसरी तरफ मुस्लिम पक्ष भी कह रहे हम भी जीत गए भाई, 5 साल इस्लामिक प्रैक्टिस वाला वो उस पर स्ट्राइक डाउन कर दिया। हालांकि रूल्स नोटिफाई करेगी स्टेट, फिर वो भी लागू होगा। चीफ जस्टिस BR गवई की अध्यक्षता वाली 2 जजों की बेंच ने क्या कहा? संसद द्वारा पारित कानून को संवैधानिक मानने का प्रारंभिक अनुमान होता है। कॉन्स्टिट्यूशनल पूरे कानून पर रोक लगाने के लिए रेयरेस्ट ऑफ रेयर स्थिति की जरूरत होती है। पूरे कानून पर रोक ऐसे थोड़ी ना, जो इस मामले में नहीं पाई गई है। ये सुप्रीम कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये कहा गया है, रोक नहीं। सुनिए। जजमेंट को स्पिरिट और जो पूरा संपूर्ण ऑर्डर का भाव को मैं कहना चाहता हूँ कि हमारे लिए, देश के लिए बहुत अच्छा जजमेंट आया, और डेमोक्रेटिक इंडिया के लिए, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के लिए ये जजमेंट बहुत अच्छा संकेत है। Considering all these things, this verdict was welcoming stuff. Now the government has to come forward to repeal the bill. जो कानून मोदी सरकार ने बनाया है, मोदी गवर्नमेंट ने बनाया है, एनडीए ने बनाया है, इससे वक्फ प्रॉपर्टीज का तहफ़्फ़ुज़ नहीं होगा, प्रोटेक्शन नहीं होगा। कुछ बाकी है इसके अंदर, वक्त ये हमारी मीटिंग होगी
मुस्लिम पर्सनल बोर्ड से जमात इस्लामी थे, जमातुल उलमा से जो जिम्मेदार इसके, उसके बाद ही हम लोग इस पर भी फैसला कर सकते हैं। जिस तरह से हमको उम्मीद थी कि इंसाफ मिलेगा, अधूरा है ये। चलिए अब बात करेंगे राहुल गांधी पर तेजस्वी यादव के हाइड्रोजन बम की। जी हाँ, 243 वोल्ट का झटका। मज़ा भी आ रहा है। आइडियोलॉजिकली हम अलाइंड हैं, पॉलिटिकली अलाइंड हैं, तो बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। इस बार 243 सीट पर तेजस्वी चुनाव लड़ेगा। आपको क्या लगता है हमारा आपस में इस तरह का रिश्ता है कि वो कहेंगे आप प्रधानमंत्री, हम कहेंगे आप मुख्यमंत्री? अलग अलग कार्यक्रमों के जरिए हम में कोई फूट नहीं है। गठबंधन में ऑल इज वेल है, हम हाथ गले नहीं दिल मिलाकर गठबंधन किए हैं। कांग्रेस और आरजेडी का हरकत है, उससे देश गुस्सा है। बिहार की जनता तो बहुत ही गुस्सा है और पूरा देश की जनता उससे बड़ा चिंतित है कि राजनीति को किस स्तर तक ले गए। अच्छा, ये खबर जो कही जा रही है साहब, ये खबर कही जा रही है कि एक तरीके से राहुल गांधी पर तेजस्वी यादव का एटम बम या कह लीजिए हाइड्रोजन बम है। बिहार की सभी 243 सीटों पर चुनाव मैं लड़ूंगा, तेजस्वी यादव ये ऐलान कर दिया है। बिहार में इलेक्शन का गेम अभी शुरू भी नहीं हुआ है ठीक से। क्या महागठबंधन का गेम ओवर हो गया है? अभी क्या हो रहा था, 14 दिन पहले साथ साथ चलने वाले तेजस्वी राहुल गांधी जी, साथ साथ तेजस्वी जी राहुल गांधी जी, क्या रास्ते अलग हो गए हैं? तेजस्वी कह रहे मैं लड़ूंगा 243 सीटों पर। क्या वो दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं? सीट शेयरिंग वाला सबसे अहम पड़ाव अब आने वाला है, इसलिए क्या तेजस्वी यादव जानते हैं असली चेहरा तो मैं ही हूं और कांग्रेस की वजह से मुझे इतना नुकसान उठाना पड़ सकता है। मां को गाली, माटी को गाली, वो सारी गालियां, वो सब तेजस्वी यादव की बातों से संकेत मिल रहे हैं साहब कि तेजस्वी राहुल गांधी से हाथ छुड़ा सकते हैं और सभी सीटों पर अकेले चुनाव लड़ने की वो तैयारी कर रहे हैं। क्यों मैं कह रहा हूं, बयान सुनाऊंगा। क्योंकि तेजस्वी यादव ने बिहार के मुजफ्फरपुर की एक रैली में जो कह दिया ना, उसको लेकर कांग्रेस पार्टी की टेंशन बढ़ी हुई है। क्योंकि कांग्रेस पार्टी तो आरजेडी के कंधे पर चढ़कर चुनाव लड़ रही है। अब वो कंधा हट जाएगा तो कांग्रेस पार्टी गिर सकती है। ऐलान कर दिया तेजस्वी यादव ने, कहा कि बिहार की सभी 243 सीटों पर तेजस्वी यादव चुनाव लड़ रहा है, यह ऐलान किया उन्होंने। अब राहुल गांधी जी सीएम मान नहीं रहे थे उनको, अब क्या करते तेजस्वी यादव? उन्होंने कार्यकर्ता रैली में खुद को सीएम फेस प्रोजेक्ट कर दिया, कहा हर एक सीट पर तेजस्वी को देखकर वोट कीजिए, क्योंकि अब बिहार को ओरिजिनल सीएम चाहिए। 243 सीटों पर तेजस्वी का ऐलान सुनिए। 243 सीट पर तेजस्वी चुनाव लड़ेगा। चाहे कांटी हो, मुजफ्फरपुर हो, बौछा हो, गाय घाट हो, अपन हमारे मुन्ना जी का क्षेत्र हो, हर जगह से तेजस्वी चुनाव लड़ने का काम करेगा। आप सब लोगों से अपील है कि तेजस्वी को देख करके वोट दीजिए। 243 सीटों पर तेजस्वी चुनाव लड़ेंगे तो राहुल गांधी क्या करेंगे? अब तेजस्वी के इस बयान के अलावा भी 3 ऐसे डेवलपमेंट हैं जिसको देखकर ये कयास लगाए जा रहे हैं कि ऑल इज नॉट वेल। गठबंधन टुकड़े टुकड़े की कगार पर, महागठबंधन टूटने वाला है, औपचारिक ऐलान बाकी हो, अंदर खाने महागठबंधन खंड खंड हो चुका है। क्या? नंबर 1 सुनिए, आज महागठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर एक अहम बैठक होने वाली थी। इस बैठक में तेजस्वी यादव समेत गठबंधन दलों के नेता शामिल होने वाले थे, लेकिन कहा जा रहा है कि सीट बंटवारे को लेकर चल रही खटपट की वजह से इस बैठक में को फिलहाल टाल दिया गया, क्योंकि तेजस्वी ने तो ऐलान कर दिया 243 सीटों पर तेजस्वी यादव मेरा चेहरा। नंबर 2, कांग्रेस के 2 प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम के विधानसभा क्षेत्र कुटुंबा में क्या हुआ था, 13 सितंबर को महागठबंधन की एक अहम मीटिंग बुलाई गई थी कुटुंबा में।
आरजेडी नेताओं को भी शामिल होने का इनवाइट था। आरजेडी नेता इस बैठक में नहीं हुए, शामिल नहीं हुए। नंबर 3, कल से तेजस्वी यादव खुद बिहार अधिकार यात्रा पर निकलने वाले हैं। ये इस यात्रा में तेजस्वी यादव अगले 5 दिनों में 10 जिलों का दौरा करेंगे। तेजस्वी यादव कल से जिस चुनावी यात्रा पर निकल रहे हैं वो बिहार अधिकार यात्रा 20 सितंबर तक चलेगी। इन 5 दिनों में तेजस्वी यादव, ये देखिए आप, 10 जिलों की यात्रा करेंगे। तेजस्वी की यात्रा है, तेजस्वी की यात्रा जहानाबाद से शुरू होगी। ये देखिए, फिर क्या होगा, नालंदा, पटना, बेगूसराय, खगड़िया, मधेपुरा, सहरसा, सुपौल, समस्तीपुर होते हुए ये वैशाली में जाकर ये यात्रा खत्म होगी। करीब 700 किलोमीटर की यात्रा। आप समझिए, तेजस्वी यादव को अकेले चुनावी यात्रा पर जाने की जरूरत क्यों? राहुल जी के साथ अच्छी नहीं चल रही थी क्या? अभी 14 दिन पहले ही उन्होंने राहुल गांधी के साथ 20 जिलों की यात्रा की थी। 13 किलोमीटर चलकर महागठबंधन के पक्ष में चुनावी माहौल बनाने की कोशिश की थी। फिर तेजस्वी ने बोला राहुल पीएम फेस। राहुल जी ने बोला, जब उनसे सवाल पूछा क्या तेजस्वी सीएम फेस, वो दाएं बाएं कर गए। अभी पिछले महीने बिहार में वोटर अधिकार यात्रा के दौरान राहुल और तेजस्वी 16 दिनों तक साथ साथ रहे हैं। 16 दिन। उसी वक्त ये दिखने लगा था कि दोनों नेता भले ही एक साथ यात्रा कर रहे हैं, एक साथ मंच साझा कर रहे हैं, लेकिन तेजस्वी राहुल पर इतना भरोसा कर रहे थे कि उन्होंने मंच से, मैं बता रहा था ना, पीएम राहुल, पीएम मटेरियल। लेकिन जब तेजस्वी से को लेकर जब राहुल जी से पूछा गया तो वो दाएं बाएं कर गए, स्टैंड जाहिर किया ही नहीं। राहुल और तेजस्वी के चुनावी रास्ते अलग होने के पीछे और भी कई कारण बताए जा रहे हैं, सुनिए। आपको क्या लगता है हमारा आपस में इस तरह का रिश्ता है कि वो कहेंगे आप प्रधानमंत्री, हम कहेंगे आप मुख्यमंत्री, न वो न हम किसी बात का बुरा मानते हैं? ये आप लिख कर ले लीजिए। ये कार्यक्रम कांग्रेस पार्टी का था, इसलिए हमारे गठबंधन में ऑल इज वेल है। हम हाथ गले नहीं दिल मिलाकर गठबंधन किए हैं और 243 सीटों पर महागठबंधन के उम्मीदवार कैसे जीतें, इसके लिए सब लोग संकल्प लिए हैं। प्रधानमंत्री जी के जो माता जी जो इस दुनिया में नहीं है, उसको लेकर के भी जो कांग्रेस और आरजेडी का हरकत है, उससे देश गुस्सा है। बिहार के जनता तो बहुत ही गुस्सा है और पूरा देश के जनता उससे बड़ा चिंतित है कि राजनीति को किस स्तर तक ले गया है, विशेषकर कांग्रेस और आरजेडी ने। ये तो फिर भी चिंता बढ़ाने वाली तस्वीरें नहीं है जो अब दिखा रहा हूं, वो और चिंता बढ़ाने वाली तस्वीरें हैं। महाराष्ट्र के अकोला से हैरान कर देने वाली, चिंता बढ़ाने वाली ये देखी तस्वीरें। आपको लगेगा हमारे भारत में भी ऐसे लोग हैं। लाखों हिंदुओं का कत्ल करने वाले इतिहास के सबसे क्रूर शासक, आक्रांता, ग्लोरीफाइड डकैत, जिसके आतंक का जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कर चुके हैं। औरंगजेब के पोस्टर्स को दूध से नहलाया गया। आप कहेंगे नहीं, ये तस्वीर भारत की नहीं हो सकती। साहब, भारत की है। ये पाकिस्तान में ऐसे लोग मिलेंगे। तस्वीरें आपको विश्वास नहीं होगा, उन्हीं छत्रपति शिवाजी महाराज और छत्रपति संभाजी महाराज की धरती है, जिन्होंने कई बार औरंगजेब को धूल चटाई। और देखिए, औरंगजेब जैसे क्रूर शासक जिनके नाम से थरथर कांपता था, उन्हीं शिवाजी महाराज की धरती पर कुछ लोगों ने औरंगजेब जैसे क्रूर आक्रांता का महिमा मंडन किया। ईद के जुलूस में कुछ लोगों ने उन पर दूध चढ़ाई। देखिए आप, दूध चढ़ाया औरंगजेब के ऊपर। औरंगजेब और इब्राहिम गाजी जैसे आक्रांताओं को ये लोग, हम ये सारे इस तरह के लोग, ऐसी सोच वाले हमारे आसपास, आप लोगों के आसपास रहते हैं, आपको पता नहीं लगता है। ये सारे औरंगजेब प्रेमी गैंग, ये औरंगजेब के चाहने वाले ये लोग हैं। ये तस्वीरें दरअसल हैं 12 सितंबर की। 12 सितंबर जब अकोला में जुलूस निकाला गया था, इस दौरान कुछ लोगों ने औरंगजेब के समर्थन में नारे लगाए, दूध से नहलाकर उसका सम्मान किया औरंगजेब का। सुनाइए एक बार, सुनाइए। ये अच्छा, क्या हुआ? वीडियो वायरल हुआ, हिंदू संगठनों गुस्से में आ गए, उन्होंने आपत्ति दर्ज कराई। फिर क्या हुआ? और पुलिस में भी धार्मिक भावनाओं को आहत करने की शिकायत दी है। महाराष्ट्र पुलिस ने इस मामले में, सुनिएगा, 8 से 10 अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। पुलिस ने एक्शन ले लिया है। बीएनएस की धारा 196, मतलब दो समुदायों के बीच वैमनस्य फैलाना, बीएनएस भारतीय न्याय संहिता
196 और महाराष्ट्र पुलिस की धारा 135 मतलब कानूनी आदेशों के उल्लंघन के तहत केस दर्ज कर लिया गया। इनके सारे चेहरे देखिए, आप सबके चेहरे पहचाने जा सकते हैं। वो चश्मा लगाकर वो एक है लड़का। पुलिस ने 3 आरोपियों को हिरासत में ले लिया है, 3 पकड़ में आ चुके हैं। वहीं 12 सितंबर को जिस जगह पर कुछ लोगों ने औरंगजेब को दूध से नहलाया, ठीक उसी जगह पर पहुंचकर अब देखिए क्या हुआ। ये देखिए, अब ये 2 तस्वीरें देखिए। फैसला ऑन द स्पॉट, यहां औरंगजेब को दूध से नहलाया, ग्लोरीफाइड डकैत आतंकी, ठीक। और यहां देखिए उसी जगह पर पहुंचकर हिंदू समुदाय के लोगों ने अपना विरोध जताया। हिंदू संगठन के लोग छत्रपति संभाजी महाराज की प्रतिमा के साथ पहुंचे और इस जगह के शुद्धिकरण के लिए संभाजी की प्रतिमा को वहां पर गंगा जल से स्नान कराया गया। हर हर महादेव और औरंगजेब से यारी, देश से गद्दारी जैसे नारे लगाए गए। सुनिए। अकोला में कल हुई घटना में कुछ लोगों ने अपनी विकृत मानसिकता का परिचय किया है। औरंगजेब का महिमा मंडन, औरंगजेब की पूजा करने वालों का इस देश में कोई स्थान नहीं है और ऐसी मानसिकता के साथ पूरी दृढ़ता के साथ कानून के दायरे में रहकर निपटा जाएगा और इन तीनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। महाराष्ट्र में औरंगजेब की महिमा मंडन को कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता। यह राज्य छत्रपति शिवाजी महाराज और छत्रपति संभाजी महाराज का है, ये किसी औरंगजेब या किसी मुगल खानदान का नहीं है। और एक बड़ी खबर आपको बता दें, जगत गुरु रामभद्राचार्य जी के एक और बयान पर विवाद हो गया है। दरअसल जगत गुरु ने मुस्लिम महिलाओं को लेकर यह बयान दिया है, इस्लाम में महिलाओं की सबसे ज्यादा दुर्गति, ये बयान दिया रामभद्राचार्य ने। क्योंकि ये इंपॉर्टेंट इसलिए है, इससे पहले भी उनका एक बयान था जिसको लेकर विवाद हुआ, पश्चिमी यूपी मिनी पाकिस्तान बता दिया था, उस पर विवाद हुआ। अब उन्होंने कहा कि इस्लाम में महिलाओं की सबसे ज्यादा दुर्गति, ये कहा रामभद्राचार्य जी ने। सुनिए। इस्लाम परंपरा में महिला की हुई ऐसे कहीं देखी नहीं जाती। एक एक महिला से 25-25 बच्चा पैदा करना और फिर उनको वृद्ध होने पर 3 बार तलाक करके छोड़ देना। किसी धर्म में महिला को बेबी कहते हैं, किसी पंथ में महिला को बीबी कहते हैं। केवल हिंदू धर्म एक ऐसा है जहां महिला को देवी कहते हैं।